नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मेंस की पेपर वाइज स्ट्रेटजी की हमारी इस सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम इतिहास अर्थात पेपर 3 जो हमारा मेंस का है उस पर चर्चा करेंगे कि इसमें अधिकतम अंक हम कैसे लाएं और बिना उत्तर जाने नंबर लाने का जुगाड़ क्या हो, जिसके लिए आप ज़्यादा उत्सुक भी होंगे। हम सिलेबस के बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि सिलेबस ही सब कुछ है। देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि आपको क्या करना है, सिलेबस अपने सामने रखना है। अभी आप वीडियो में बने रहिएगा, आखिरी में हम सिलेबस को डिकोड करने का भी प्रयास करेंगे और सिलेबस के हर एक टॉपिक पे 8 से 10 पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। सिलेबस में कुछ भी लिखा है, जैसे लिखा है गुप्तकालीन साहित्य, कला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, तो आपको साहित्य, कला और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में करीब 8-10 पॉइंट पता रहना चाहिए। साहित्य के बारे में आप पॉइंट मतलब साहित्य में आप लिख लो कि कालिदास और जो भी उस समय के लेखक थे उनका नाम आपको पता रहे। विज्ञान में उस समय जो मेन चीज़ें हुई वो आपको पता रहना चाहिए। तो कला के बारे में पता रहे, तो ये आपको पता रहना चाहिए हर एक टॉपिक के बारे में। अगर जमींदारी लिखा है तो उसके बारे में पता रहना चाहिए। किसान आंदोलन लिखा है तो किसान आंदोलन के बारे में पता रहना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि इतिहास में क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, प्री में तो पढ़ते ही हैं, तो ज्ञान रहता है हमको कि किसान आंदोलन इस समय हुआ, किसान आंदोलन ये वाला हुआ। हमारी गलती क्या होती है कि हम उसको ना एक पॉइंट में नहीं लिखते। आपको क्या करना है कि जैसे किसान आंदोलन है तो आप उसको एक वो कर लीजिए कि एक कारण किसान आंदोलन के, किसान आंदोलन का प्रभाव, किसान आंदोलन के क्षेत्र, किसान आंदोलन की असफलता का कारण। ऐसे अगर आप दिमाग में रख लेंगे ना, 1857 की क्रांति, अब हम प्री में क्या पढ़ते हैं, 57 की क्रांति, यहाँ ये किया वहाँ वो किया। अब 57 की क्रांति में क्या है, आप कारण देख लीजिए, प्रभाव देख लीजिए, महत्वपूर्ण व्यक्ति देख लीजिए, क्षेत्र देख लीजिए, असफलता के कारण देख लीजिए। अब ऐसे अगर आप 4-5 सब हेडिंग बना देंगे ना तो नंबर आपको अपने आप मिलेगा। और नंबर आप ये सोचिए, कॉपी जो है, मैं वही देख रहा था पिछले साल कैसे चेक हुई हैं। आपका जो चेकर है, अभी इतिहास के जो भी चेकर हैं वो बैठे नंबर काटने के लिए। वो मतलब 2 नंबर का है तो 1 देने के लिए बैठे हैं, 4 वाले में 2 देने के लिए बैठे हैं, 8 वाले में 4 देने के लिए बैठे हैं। आपको उनको मजबूर करना है कि 4 वाले में 3 दें, 8 वाले में 5.5 दें, 15 वाले में 10 दें। मतलब आपको उनसे नंबर खींचना है। और 0 देने के लिए तो बिल्कुल बैठे, मतलब थोड़ा भी उनको लगा कि ये फालतू लिख रहा है तो 0 दे रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमको चेकर से नंबर खींचना है। वो एवरेज नंबर दे रहे हैं और गजब देते हैं, मतलब 0.5 देते हैं या 2.5 देते हैं, इस टाइप का नंबर दे रहे हैं वो पॉइंट में, और सबको सेम दे रहे हैं। मतलब कोई थोड़ा अच्छा भी लिखा है ना उसको भी उतना ही दे रहे हैं। मतलब वो एवरेज मार्किंग कर रहे हैं बैठ के। आपको थोड़ा अलग लिख के आप अपना नंबर बढ़ाना है, और वो तभी आता है जब आप हर चीज़ को पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर करके। जैसे मैं आप ही को बोल दिया, 1857 की क्रांति लिखिए, उसमें एक बच्चा लिख रहा है कि 57 की क्रांति झांसी में यहाँ हुई, दिल्ली में यहाँ हुई, यहाँ ये हुई, और एक बच्चा बढ़िया पैटर्न बना दिया कि 57 की क्रांति के कारण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तात्कालिक, 1857 की क्रांति के क्षेत्र, 1857 की क्रांति का प्रभाव, 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। अब नंबर किसको ज़्यादा मिलेगा बताओ, आप खुद बताओ। और कोई अगर ऐसा बनाया है और उसको चेकर अगर 4 में 3 दिया है और आप केवल जगह जगह लिखे तो आपको तो 1.5 देगा ना, या 2 देगा, क्योंकि नंबर रिलेटिव है। मैं ये समझा रहा हूँ, कोई एक भी अच्छा लिख दिया ना तो बाकी को उससे कम ही नंबर मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा काम क्या करना है, हिस्ट्री में आपको चालाकी दिखाना है। देखिए, आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज भी लिखना है और पैराग्राफ भी लिखना है। पॉइंट वाइज वहाँ लिखना है जो आपसे बनता है, जो सवाल आपसे बनता है ना उसमें थोड़ा भी गलती मत करिए कि पैराग्राफ में लिख देता हूँ, सीधा सीधा पॉइंट वाइज लिखिए। और जो नहीं बनता ना उसको पैराग्राफ में ही लिखिए, क्योंकि जो नहीं बनता उसको अगर पॉइंट वाइज आप लिखोगे तो फिर आप फंसोगे। वो दिख जाता है कि आपसे नहीं बन रहा है, तो जो नहीं बनता उसको पैराग्राफ में लिखना है। अगली चीज़ जो मैं कॉपी देख के जो मेरे को समझ में आए, कई लोग ना सवाल सीधा सीधा छोड़ दिए। सवाल छोड़ना पाप है, महापाप है, वो मत करिए। 2 नंबर तो फिर भी छोड़े तो चलिए, उस पाप का प्रायश्चित हो सकता है। 4, 8 और 15 के सवाल आपको नहीं छोड़ना है। कई लोग आपको समझाएंगे कि यार गलत लिखेगा तो चेकर के मन में गलत इंप्रेशन जाएगा, ये होगा वो होगा। यहाँ वो वाला खेल ही नहीं है भाई इंप्रेशन का। आपका अगर सही उत्तर है तो वहाँ नंबर देगा ही, कितना भी गलत इंप्रेशन चल दे। तो
आप छोड़ रहे उससे अच्छा कुछ लिख दो, हो सकता है अच्छा इंप्रेशन चल दे, उसको लगे कि भाई ये तो फाइटर है, नहीं बनता तो भी लिख रहा है, तो अच्छा इंप्रेशन भी जा सकता है। मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो आप सोच ही नहीं सकते ना। तो सवाल छोड़ना ही नहीं है, जो समझ में आता है। जैसे मान लीजिए कुछ बिल्कुल अजीब सवाल भी आ गया, अतरंगी सवाल भी आ गया कि मद्रास कालीन संस्कृति लिखिए। कुछ तो पता है ना आपको, दक्षिण का महापाषाण संस्कृति होती है, ये होता है वो होता है, कुछ भी लिख दो लेकिन लिख के आओ। अगला सवाल मतलब अगला टिप्स है कि जो पूछा है वही लिखना है। जैसे ये चीज़ भी मेरे को कापी देख के समझ में आई। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, क्या होता है कि कापी चेक करने से पहले जो चेकर हैं उनको मिलता है मॉडल आंसर, मॉडल उत्तर। वो खुद बैठते हैं और सभी लोग मिल बैठ के एक मॉडल उत्तर बनाते हैं और उस मॉडल उत्तर के बेस पे चेकिंग होती है। अब क्या होता है कि अब जैसे जो सवाल पूछा है, मान लीजिए सवाल पूछा कि गुरु नानक जी के सामाजिक कार्यों को लिखिए। अब सामाजिक कार्य पूछा है तो वो जो कार्य लिखे किए वो लिखना है। अब आप चालू किए कि गुरु नानक जी का जन्म यहाँ हुआ, गुरु नानक जी सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे, आपको नंबर नहीं देगा ना वो। अब सीधा सीधा सामाजिक कार्य पूछा, पहला कार्य, दूसरा कार्य, तीसरा कार्य, चौथा कार्य, जो वो काम किए हैं ना वो लिखना है। अगर पूछा कि हड़प्पा काल में अन्नागार की क्या व्यवस्था थी, तो आप डायरेक्ट लिखिए कि अन्नागार ये होता था, वो ये मत लिखिए कि हड़प्पा भारत की सभ्यता है, ये है वो है। जो पूछा है पिन पॉइंट वही लिखना है। क्योंकि आप कापी देख लीजिएगा, कापी में सीधा वो जीरो देते हैं, आप कुछ भी माहौल बनाओगे कुछ भी करोगे नहीं मिलता नंबर। एक होता है प्रत्युत्पन्न मति, मतलब वहीं बुद्धि लगाना है। जैसे देखिए एक आप लोग के में हिस्ट्री में एस एन सेन वाला सवाल था। हर कोई पढ़ता है कि वो बोले कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। अब कई लोग उसको बस एक ही लाइन लिख के आ गए, कई लोग छोड़ दिए कि यार इसको क्या लिखें। एक बच्चे का मैं देख रहा था, वो उसी को समझाया है कि प्रथम नहीं था क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे हुए, राष्ट्रीय नहीं था क्योंकि पूरे भारत में नहीं थे, और बढ़िया नक्शा बना दिया भारत का कि यहाँ यहाँ पे थे, यहाँ पे नहीं था, आंदोलन नहीं था इसलिए नहीं था। उसको चेकर 5.5 नंबर दिया 8 में, जबकि वो सही उत्तर बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 लोग का पूछा था। वो अगर ऐसे रिलेटिव चेक करें बिल्कुल सही तरीके से तो उनको मिलना था 2.5-3, लेकिन 5.5 इसलिए मिला कि बाकी सब छोड़ के आए, ये बुद्धि लगाया वहीं, चेकर को अच्छा लगा, मिल गया नंबर। पूरा नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि देखिए एक सवाल है जिसमें कोई बहुत अच्छा लिखा, अब आप सही भी लिख रहे हैं ना लेकिन उससे अच्छा नहीं लिख रहे हैं। अब कोई बहुत अच्छा लिख दिया और चेकर उसको 4 में 3 दे दिया। अब आपको 3 उससे उसी के बराबर लिखोगे या उतना ही अच्छा लिखोगे तभी मिलेगा, नहीं तो आपको 2.5 मिलेगा। और अगर थोड़ा अच्छा लिखा उसको 2.5 मिल गया, तो अब आप थोड़ा भी 2.5 से अच्छा लिखोगे तभी तो 2.5 मिलेगा, या 2.5 के बराबर, नहीं तो आपको 2 मिलने लगेगा। आप गलत नहीं लिख रहे लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा, मैं ये समझा रहा हूँ। तो वही बुद्धि लगा के आपको जो भी उस चीज़ के बारे में पता है ना वो लिख दीजिए। उत्तर में आपको क्या करना है कि सभी डायमेंशन कवर करना है। सभी डायमेंशन कवर मतलब कि कोई भी चीज़ आए, जैसे मान लीजिए अशोक का मूल्यांकन करिए, तो आप बस ये मत बोलिए कि यहाँ जीता वहाँ जीता यहाँ जीता। अकबर का मूल्यांकन करिए, यहाँ जीता वहाँ जीता, ये जीता वो जीता ये किया। आप ना डायमेंशन कवर करिए। जैसे पहले लिख दीजिए राजनीतिक, राजनीतिक में बताइए कि विजय अभियान किया। फिर लिख दीजिए सामाजिक, उसमें बता दीजिए कि समाज के लिए पर्दा प्रथा ये वो ख़त्म किया। फिर लिख दीजिए धार्मिक, धार्मिक में आप लिख दो कि दीन इलाही और बाकी चीज़ें चालू किया। उसके बाद आप उसका जो भी क्या बोलेंगे, जो बनवाया पुरातात्विक या क्या बोलेंगे उसको, किला बनवाया, महल बनवाया, फतेहपुर स्थापत्यकर्ता, ऐसा करके एक नया डायमेंशन दे दीजिए। सांस्कृतिक, अनुवाद किया, ये किया, साहित्यिक। तो ये क्या होता है ना, अब मैं यही बोल रहा हूँ, एक लिखा अकबर के इतने सारे, अकबर का मूल्यांकन करिए, एक बच्चा ऐसा लिख दिया। अब इस बच्चे को चेकर 4 में 3 दे दिया। अब दूसरा बच्चा लिख रहा है अकबर का मूल्यांकन, अकबर यहाँ जीता, 1560 में ये जीता, 72 में ये जीता, हल्दी घाटी का युद्ध जीता, ये जीता। भाई इससे तो कम मिलेगा ना उसको, वो तो केवल एक इतने सारे लिख रहा है, दूसरा केवल राजनीतिक लिख रहा है, तो उसको तो 2 मिलेगा ही ना, भले वो सही लिख रहा है गलत नहीं लिख रहा है, ये समझना है आपको। अगली चीज़ है कि आपको कुछ सवालों के रेडीमेड फॉर्मेट तैयार रखना है हिस्ट्री में कम से कम।
जैसे मान लीजिए राजनीतिक आया, राजनीतिक किसी भी चीज़ का, तो आपको राजनीतिक में क्या क्या लिखना है पता रहना चाहिए। जैसे राजनीतिक में आप लिख सकते हो राजा की क्या स्थिति थी, मंत्रिमंडल की क्या स्थिति थी, उसके बाद स्थानीय स्वशासन कैसा था। अब उसमें स्थानीय स्वशासन या प्रशासन कैसा था, प्रशासन में क्या होगा, एक केंद्रीय होगा, फिर राज्य होगा, फिर जिला होगा, फिर गांव का होगा, सब में तो वही रहता है ना। तो आपको ये पता रहना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। जैसे समाज आया, तो समाज में किसकी किसकी स्थिति, जाति व्यवस्था के बारे में बता दो, वर्ण व्यवस्था के बारे में बता दो, महिलाओं के बारे में बता दो, दास प्रथा के बारे में बता दो, यही सब तो समाज में रहता है ना। आर्थिक आया, आर्थिक में क्या क्या लिखोगे, आर्थिक में आप लिख दो कृषि हर जगह होगी, पशुपालन हर जगह होगा, किसी भी समाज का आया। फिर क्या होगा, व्यापार, फिर क्या होगा, वाणिज्य, फिर क्या होगा, कर लेगा राजा, भूमि का कर लेगा, फिर क्या होगा, मुद्रा के बारे में बात होगी, मुद्रा चलेगी। कुछ भी आर्थिक आया इन्हीं के आसपास लिख दो कि कृषि होती थी, पशुपालन होता था, व्यापार होता था, व्यापार आंतरिक भी होता था, बाह्य भी होता था, वाणिज्य होता था, कर लेते थे, मुद्रा चलती थी। किसी भी राज्य के पतन के कारण क्या क्या होंगे, एक तो अयोग्य उत्तराधिकारी होगा। कोई भी राज्य है भाई, उत्तराधिकारी अयोग्य थे इसीलिए तो निपटा ना, अच्छे उत्तराधिकारी रहते तो नहीं निपटता। एक आर्थिक कारण होगा, आर्थिक में पैसा नहीं था इसलिए। एक सामाजिक कारण होगा, सामाजिक सामंजस्यता नहीं बना पाया। एक धार्मिक कारण कहीं कहीं हो सकता है। और क्या क्या कारण हो सकता है, बाह्य आक्रमण एक कारण हो सकता है, बाहर से आक्रमण हो गया। एक कारण हो सकता है सैन्य, उसकी सेना कमज़ोर हो गई, तो इन्हीं के आसपास कोई भी विलासिता हो गया। तो ये सब कारण होते हैं किसी भी राज्य के पतन के। तो ऐसे ना जो भी मेन सवाल हैं उनके आप रेडीमेड ऐसे आंसर बना के रखिए, जो भी सवाल आता है। इनका एक वीडियो भी प्रीवियस ईयर हम लोग हिस्ट्री का किए हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, 2 पार्ट में है वो, सर्च करेंगे चैनल में जाके वीडियोस में देख लीजिएगा कि जो उत्तर हमसे नहीं बनता ना उसको कैसे बनाया जाए, उसमें हम लोग चर्चा किए। अब बात आती है सिलेबस की कि इतिहास का सिलेबस का क्या है। ये जो टिप्स मैं बताया वो भारत के इतिहास में भी काम आएंगे, छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी काम आएंगे, और जो भी आपका बाकी पेपर है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। भारत के इतिहास के सिलेबस की चर्चा कर लें तो एक प्रागैतिहासिक काल है आपका। प्रागैतिहासिक काल में वही पुरापाषाण, मध्य पाषाण, निम्न पाषाण जो भी काल है उनके बारे में बेसिक पता रहना चाहिए। सिंधु सभ्यता है। अब आप ना पिछले साल के सवाल से पैटर्न देखिए, सिंधु सभ्यता से किसी भी स्थान के बारे में सवाल आ रहा है तो आप वो पकड़ लीजिए, हड़प्पा, कालीबंगा, कुछ भी आ रहा है। फिर वैदिक सभ्यता है, इसका आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक देख लीजिए। जैन और बौद्ध धर्म है, यहाँ से सवाल आपका आ रहा है। मगध साम्राज्य का उदय, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। मौर्य राजनय तथा अर्थव्यवस्था। अब आपको मौर्य में बाकी पढ़े ना पढ़े, राजनय और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़िए, और इसी के बारे में क्योंकि मेगास्थनीज लिखा है इसलिए सवाल आ गया था, तो ये जरूरी है आपका पढ़ना। शुंग पढ़ना जरूरी है। सातवाहन देख लीजिए थोड़ा सा। गुप्त साम्राज्य बस राजा राजा देख लीजिए, इसके बारे में मैं बोल रहा था। गुप्त व काटक काल में कला, स्थापत्य, साहित्य और विज्ञान का विकास। 15 नंबर में श्योर शॉर्ट सवाल आ सकता है कि कला, स्थापत्य, साहित्य और विज्ञान का विकास, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश बस बेसिक पता कर लीजिए, बहुत मत घुसिए। सल्तनत और मुगल काल बेसिक देख लीजिए। विजयनगर से सवाल आ रहे हैं, विजयनगर के महिलाओं की स्थिति पूछ लिया तो ये देख लीजिए। फिर भक्ति आंदोलन से सवाल आ रहा है, सूफी से सवाल आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे अभी तक सवाल आया नहीं, लेकिन आएगा तो आप लोग फिर फंस जाओगे। लिखा है ना क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का विकास, बस एक फॉर्मेट बना लेना दिमाग में, आपको सब पता है। आप क्षेत्रीय भाषा क्या क्या थी बताओ उस समय, अवधी थी, बघेली थी, जो थी। अब तुलसीदास का नाम आप सुने हो, सूरदास का नाम सुने हो, ब्रज भाषा में लिखते थे, मीराबाई का नाम सुने हो, बस वही लिखना है और एक चित्र बना दो कि ऐसा ऐसा था। जो आप भक्ति काल में कवि पढ़ रहे हैं ना उन्हीं को लिखना है। मराठों का अभ्युदय, ये सवाल आ सकता है, मराठे आया भी है कई बार। यूरोपियों का आगमन और ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित होने के कारक, सीधा सीधा सवाल यहीं से पूछ सकता है। युद्ध एवं कूटनीति, थोड़ा सा सवाल आ सकता है। कृषि भू राजस्व व्यवस्था, देखिए यहाँ से हर साल सवाल आते हैं। स्थायी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये आपको पता रहना चाहिए। आपको ये पता रहता ना तो आप पिछले साल जो सवाल आया था आराम से बना लेते। हस्तशिल्प उद्योग का पतन,
अब आपको ना बेसिक नहीं है कि ये किस साल हुआ उस साल हुआ, बस पता ना आपको पता रहना चाहिए कि कैसे कैसे हुआ। 3-4 पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के रियासतों के साथ संबंध, वो जो 3 काल में हम बांट के देखते हैं ना, वो पता रहना चाहिए। सीधा सीधा लिख दो। प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन क्या क्या हुए। 58 के पश्चात रेल का विकास, तो रेल से सवाल आ सकता है, तो आपको पता रहना चाहिए 3-4 पॉइंट की रेल से क्यों लेके आए अंग्रेज। उसके बाद आप बताओ कि उससे फ़ायदा भी क्या क्या हुआ। औद्योगिकीकरण, तो बेसिक आपको पता है, मैं ये समझा रहा हूँ। औद्योगिकीकरण में आप ये लिख लेंगे कि अच्छा यहाँ पे ये हुआ, बंगाल में पहली फैक्ट्री, बम्बई में ये फैक्ट्री। 2-4 पॉइंट पता कर लो। संवैधानिक विकास आप देख लीजिए, ये तो हम लोग प्री के समय पढ़े थे, उससे आप देख सकते हैं। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, ये 4 ही हैं, आपको और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। और यहाँ से सवाल आते हैं। राष्ट्रवाद का उदय, 57 की क्रांति, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो स्थापना का देख लीजिए। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत, इस वो कुछ पूछ सकता है। विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, तो इतिहास में सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। जो जैसे स्वदेशी लिख दिया ना तो ये पढ़ना है, सांप्रदायिकता का उदय लिख दिया तो ये पढ़ना है, क्रांतिकारी आंदोलन लिख दिया तो ये पढ़ना है, होम रूल आंदोलन लिख दिया तो पढ़ना है, गांधीवादी आंदोलन लिखा है तो 3 फेस पढ़ लिए, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ लिए, मजदूर, किसान और आदिवासी आंदोलन, वही कारण क्या थे, मेन आंदोलन, प्रभाव क्या था, असफल क्यों हुए। किसान आंदोलन को हम चरण में बांट सकते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण। आदिवासी आंदोलन प्री में हम पढ़े, बस उसको एक जगह मिला लेना और थोड़ा सा नक्शा बना के आप दिखा दोगे तो और अच्छा हो जाए। अगला है दलितों में सुधार आंदोलन। इसमें भी बस एक फॉर्मेटिंग कर लेना है कि कौन कौन से आंदोलन हुए। ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, ऐसे जो भी नेता थे, पेरियार। मुस्लिमों में सुधार, अलीगढ़ आंदोलन इसी से रिलेटेड है। आज़ाद हिंद फौज के बारे में, भारत का विभाजन और रियासतों का विलीनीकरण। सभी जितने आपके सिलेबस के टॉपिक हैं सब के बारे में, जैसे अगर भारत छोड़ो आंदोलन है ना, तो इसके बारे में आपको कारण पता रहना चाहिए, क्या क्या घटनाएं हुई वो पता रहना चाहिए, असफल क्यों हुआ ये पता रहना चाहिए। सब के बारे में 3-3 पॉइंट। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, मेंस की जो कॉपी होती है ना बहुत छोटी होती है, और सवाल भी आप अभी टेस्ट सीरीज लिखेंगे ना, आपको समझ में आएगा लिखना बहुत नहीं है, 4-5-6 पॉइंट ही लिखना है, तो बहुत ज़्यादा उसमें बुद्धि मत लग। आपको क्या करना है, सिलेबस के हर एक टॉपिक के बारे में बेसिक जानकारी 5-6-7 पॉइंट जिसका जितना कर सकते हो। शुरू में बस आप ये टारगेट बनाइए कि हर पॉइंट के बारे में मेरे को कुछ पता रहना चाहिए। फिर कोई भी सवाल आ रहा है आप वहाँ से उठाइए और लिख दीजिए। बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बुद्धि मत लगाइए, परेशान मत होइए। कुछ सवाल आएंगे जो बाउंसर होंगे, जो समझ में आ रहा है वैसा लिखना है, उसको छोड़ना कुछ नहीं है। बाकी और जो भी आपके डाउट होंगे वो बताइएगा। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, उससे उत्साह मिलता है हम लोग को। और जो भी आपके डिमांड है कि किस पे वीडियो चाहते हैं और जो चाहते हैं वो बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।